स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे सब्जेक्ट रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट चैप्टर नंबर 2 जो कि है इंट्रोडक्शन टू फॉलोइंग मेथड ऑफ आरसीसी डिजाइन। उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसके डेफिनेशंस एंड बेसिक अजम्पशन। तो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इन दिस मेथड डिजाइन इज बेस्ड ऑन वर्किंग कंडीशन। डिजाइन किस पे बेस्ड होगा? इस पे जो भी हमारी वर्किंग कंडीशंस होगी। ऑल्सो नाउन एज मॉड्यूलर रेशो मेथड। तो व्हाट इज मॉड्यूलर रेशो? मॉड्यूलर रेशो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितना था, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, 2 × 10⁻⁵। तो कंक्रीट का एज पर IS 456/2000 500 √FC(K). तो अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 मॉड्यूलर रेशो कितनी होगी? 280/3 सिग्मा CBC। तो ये हमारे डिफरेंट ग्रेड्स कंक्रीट के, तो इनके लिए ये हमारी वैल्यूज होंगी मॉड्यूलर रेशो की। तो इसमें हम सिग्मा CBC की वैल्यू पुट करते जाएंगे, जो कि स्ट्रेसेस होंगे हमारे अलग अलग ग्रेड के, जैसे M15 के लिए 5, M20 के लिए 7। तो ये वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएंगी? ये वाली मॉड्यूलर रेशो की वैल्यूज। तो एज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस मॉड्यूलर रेशो डिक्रीजेस। ये क्या है? जैसे जैसे जो है ग्रेड इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे मॉड्यूलर रेशो क्या होती जाएगी? डिक्रीज। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ मॉड्यूलर रेशो। यूज ऑफ मॉड्यूलर रेशो। तो अगर यहाँ पे है एरिया, तो स्टील को किससे डेजिग्नेट करेंगे? AST। तो इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, अगर स्टील को हम इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट लिए तो क्या होगा? मॉड्यूलर रेशो इनटू एरिया ऑफ स्टील। तो स्ट्रेस TA, अगर इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट ले रहे हैं तो TA अपॉन मॉड्यूलर रेशो। तो बात करते हैं हम इसके assumptions की। तो assumption क्या होंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड? assumption इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो सबसे पहला है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। जैसे ये सेक्शन है हमारा, ये बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग क्या रहेगा? सेम। तो रिजल्ट क्या है? स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। ये है इसकी स्ट्रेन डायग्राम, तो ये क्या होगी? एक लीनियर सी। तो सेकंड पॉइंट है स्ट्रेस डायग्राम फॉर कंक्रीट एंड स्टील इज लीनियर। जैसे ये हमारा क्रॉस सेक्शन है बीम का, तो ये है स्ट्रेस, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस तो यहीं पे होंगे एंड पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 0। तो ये आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेसेस, तो ये आपके कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो ये क्या हो जाएंगे? इनकी भी क्या डायग्राम क्या होगी? लीनियर। थर्ड पॉइंट है ऑल द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर टेकन बाय कंक्रीट एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस बाय स्टील। ये तो हम सभी को पता है कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था कि कंक्रीट जो है वो स्ट्रॉन्ग है कंप्रेशन में, तो स्टील जो है वो दोनों में, कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी। तो फोर्थ पॉइंट है वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इज टेकन एज क्या होगी? कांस्टेंट। तो वैल्यू ऑफ मॉडुलर रेशो इज टेकन एज इफेक्ट ऑफ क्रीप, जो हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। उसके बाद हम बात करें तो हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। सबसे पहला पॉइंट होगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सेकंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लीवर आर्म और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बात करते हैं हम सबसे पहले की क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। द डेप्थ एट विच कंक्रीट एंड स्टील रीचेस टू देयर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस वैल्यू साइमल्टेनियसली, एक साथ। जैसे हमारे पास ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, तो सपोज हमारे पास M20 ग्रेड, M20 की ग्रेड की हमारे पास स्ट्रेसेस कितने होते हैं? 7 Nm²। तो ये है 230 न्यूटन पर। ये हो गया FE 415 के, तो ये हो गया M20 के। तो ये जब जैसे लोड पड़ रहा है, जब सेम टाइम में ये दोनों स्ट्रेसेस पहुंच जाएंगे, तो जहां जिस पॉइंट पे स्ट्रेसेस 0 होंगे वहां पे क्या अलाई करेगा हमारा? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो फाइंड कैसे करेंगे? XC MC अपॉन T प्लस MC इंटू D। M क्या है? मॉड्यूलर रेशो, C स्ट्रेसेस कंक्रीट, T आ गया स्ट्रेसेस इन स्टील, D आ गया हमारा इफेक्टिव डेप्थ। उसके बाद है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस NA। तो एक्चुअल डेप्थ क्या होगी? जैसे सपोज हमारे ग्रेड्स जो है वेरी कर रहे हैं, क्या पता हमारी कंक्रीट के स्ट्रेसेस पहले पहुंच जाएं या इसकी परमिसिबल पहले आ जाए स्टील की या कंक्रीट की। तो इस हिसाब से यहाँ वेरी करते हैं। जैसे ये डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन है, ये आ गया आपका हाफ आ गया XA/2, सेंटर में CG यहाँ लाई कर रहा है अपॉन एरिया ऑफ स्टील।
उसके बाद ये कैसे हम फाइंड आउट कर लेंगे इसको, कैसे फॉर कैलकुलेटिंग एक्चुअल डेप्थ फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस क्या करेंगे, इक्वेट करते हैं मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन साइड एंड टेंशन साइड। ये आ गई आपकी कंप्रेशन साइड जो कि एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था हमारा बी, जो उसकी विड्थ थी एक्स ए पूरी डेप्थ इनटू सी जी एक्स ए बाई 2। तो टेंशन साइड एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टोटल डेप्थ कितनी थी डी माइनस एक्स ए जहां तक न्यूट्रल एक्सिस था। तो यहाँ से दोनों की इक्वेट करके हमारा यहाँ से क्या आ गया actual neutral axis. If area of steel increases, depth of actual neutral axis increases. तो concept of lever arm का क्या होगा, if the distance between the resultant of the compression and tension side, जैसे ये है तो ये compression है, इसका CG distance between tension वाली side का CG, तो ये इस फॉर्मूला से हम फाइंड कर लेंगे lever arm। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ हमारे बीम्स होते हैं किस किस टाइप की, जैसे अंडर रीइंफोर्स सेक्शन आ गया, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन आ गया और बैलेंस सेक्शन आ गया। अंडर रीइंफोर्स में क्या होगा, अ सेक्शन इन विच स्टील रीचेस टू इट्स मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस वैल्यू अर्लियर देन कंक्रीट। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्टील है उसकी परमिसिबल वैल्यू पहले रीच कर जाती है किससे, कंक्रीट से। तो ओवर में क्या होता है, ओवर में होता है सेक्शन इन विच कंक्रीट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू अर्लियर देन स्टील। तो इसमें जो है दोनों सेम टाइम पे पहुंचती हैं। तो जैसे अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, क्रिटिकल तो वही पॉइंट होगा जहां पे दोनों वैल्यू साइमल्टेनियसली पहुंच रही हैं, तो वो पॉइंट। और इसमें क्या होगा, एक्स ये जो क्या होगा लेस देन होगा। जैसे सपोज ये पॉइंट है तो यहाँ पे स्ट्रेसेस दोनों के सेम टाइम आ रहे थे, तो इसमें मैंने कहा है कि स्टील के स्ट्रेसेस जो हैं पहले स्टील के स्ट्रेसेस ज्यादा होंगे, तो ये ऊपर वाली तरफ होगा, तो क्या होगा एक्स ए लेस देन एक्स सी। उसके बाद क्या है, स्ट्रेसेस आगे आपके इसके ओवर रीइंफोर्स के, तो इसमें क्या होगा एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी, एक्स ए इक्वल टू एक्स सी। तो कंप्रेशन की अगर स्ट्रेंथ की बात करें वो भी इसमें लेस होगी, सिग्मा सी बी से जो भी हम ग्रेड यूज कर रहे हैं उसमें कम ही होगी क्योंकि स्टील के ज्यादा होंगे, तो इसमें इक्वल होंगे, उसमें इसमें भी इक्वल। और टी ए लेस और टी ए इक्वल टू सिग्मा एस टी। ये क्या है, स्ट्रेसेस इन स्टील। उसके बाद अगर फेलियर क्राइटेरिया की बात करें तो फेलियर क्या होगा, स्टील फेल्स, फेलियर इज डक्टाइल। क्योंकि अंडर रीइंफोर्स में क्या होगा, स्टील फेल कर जाएगी पहले और फेलियर क्या होगा डक्टाइल। ओवर में क्या होगा, कंक्रीट फेल करेगी, फेलियर क्या होगा ब्रिटल। इसमें क्या होगा, बोथ फेल साइमल्टेनियसली। तो ये था हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो वाई सेक्शन शुड बी प्रेफर्ड, विच सेक्शन शुड बी प्रेफर्ड एंड वाई। तो डक्टाइल, एक तो डक्टाइल है ये और इकोनॉमिकल है, दूसरा ये वाला ब्रिटल फेलियर होता है अनइकोनॉमिकल है, और एफिशिएंट यूज है ऑफ मटेरियल का। उसके बाद हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको सभी को पता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितनी इस पे फोर्स लग रही है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कंप्रेशन साइड से क्या होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कैसे आएगी, स्ट्रेसेस इनटू एरिया इनटू लीवर आर्म, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा लीवर आर्म, दोनों का रिजल्टेंट। तो ये आपका ऐसे फॉर्मूला दोनों की वैल्यू आ गई, ये स्ट्रेसेस आ गया, बी इंटू एक्स से आपका एरिया आ गया, लीवर आर्म आपको पता है एक्स पॉइंट, सेम इसी की तरह ये दोनों के फॉर्मूले आ गए। उसके बाद है ये है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन। तो ये सारा था आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। थैंक यू।